निधि वत्स की स्वस्ति क्लासेस में आप सभी का स्वस्ति अभिवादन है। दोस्तों, पुलवामा में आतंकवादी हमला होता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं। कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, कोई बिहार का रहने वाला था, कोई झारखंड का रहने वाला था, लेकिन पूरा देश राज्यों का फर्क भुलाकर दुख की लहर में डूब जाता है। वो लहर तब नहीं उठती जब इजराइल और फिलिस्तीन के सैनिक शहीद होते हैं या यूक्रेन और रूस के होते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि कल को भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए और पाकिस्तान के सैनिक शहीद हो जाएं या उनको हम मार डालें, तो ये वाली लहर तब नहीं आएगी, बल्कि दुख छोड़िए हमें तो और खुशी होगी। लेकिन कमाल की बात है, 1947 से पहले इन्हीं पाकिस्तानी नागरिकों और सैनिकों पर जब अंग्रेजी सेना अत्याचार कर रही थी, तब हमारा दिल इनके लिए धड़कता था। ये कौन सी फीलिंग है? ये फीलिंग है राष्ट्रवाद की, जो आती है जब एक जन गण मन बजता है और पूरा देश उठ खड़ा होता है, जब तिरंगा झंडा फहराया जाता है और पूरा देश झूम उठता है। ये जो फीलिंग है, ये राष्ट्रवाद की है, जो चलती है। एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और सारे सिर झुकाकर स्वीकार कर लेते हैं। एक चुनाव आयोग है जो सबका चुनाव करा देता है। एक करेंसी है जिसको आरबीआई जारी करता है, सब उसको मान लेते हैं। ये सारी फीलिंग्स किसकी तरफ ले जाती है? हमें राष्ट्रवाद की तरफ ले जाती है, नेशनलिज्म की तरफ ले जाती हैं। लेकिन ये फीलिंग यूरोप में कैसे आई, कैसे स्टेट बनने शुरू हुए और कैसे वो नेशन स्टेट में तब्दील हुए, आइए इसको जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। 10th क्लास का चैप्टर है एनसीईआरटी का पहला, नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें 6 टॉपिक्स हैं टोटल। पहला, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन और नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये 6 टॉपिक्स हैं जिनमें चैप्टर कवर है। आप स्टूडेंट हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, झूम के पढ़िएगा, मस्ती में पढ़िएगा, आराम से सारी चीजें समझाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाता हूं 2 गोल्डन रूल्स। आपने साइंस को बड़े फॉर्मूले से सुना होगा, मैं आपको 2 फॉर्मूलाज आज बता रहा हूं। सोशल साइंस और इतिहास आपका कभी दिक्कत नहीं मानेगा। आइए देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहला फॉर्मूला मैं बताता हूं। जब जब किसी भी देश की सेंट्रल पावर में तब्दीली होगी, बदलाव होगा, तब आपको 2 फैक्टर्स हमेशा तलाशने चाहिए। यू मस्ट लुक आउट फॉर 2 फैक्टर्स वेन एवर द सेंट्रल पावर गेट्स चेंज्ड ऑफ एनी कंट्री। वो क्या क्या है? पहला, रिलीजन यानी कि धर्म, और दूसरा क्या है? मनी यानी कि पैसा। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपने इसको किताबों में नहीं, जहन में छाप लिया, यकीन मानिए कभी इतिहास, कभी आपको एसएसटी बोरिंग नहीं लगेगा। तो रिलीजन, धर्म और मनी में ये नहीं कह रहा कि इन्हीं 2 कारक को ढूंढिए, मैं कह रहा हूं इन 2 कारक को हमेशा ढूंढिए। चाहे 2024 का चुनाव भी हो रहा है भारत में, आप देख लो रिलीजन और मनी मैटर कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा है ही नहीं कुछ। मनी किस फॉर्म में आता है सरकार के पास? तो वो एक तो टैक्स के रूप में आता है, कर जो सरकार लगाती है, और दूसरा ट्रेड। तो एक फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ कि जब जब किसी भी देश की सेंट्रल पावर चेंज होगी, या तो धर्म और मनी, धर्म और पैसा दोनों को ढूंढेंगे। पैसा जो है सरकार के पास टैक्स के रूप में आता है और ट्रेड के रूप में आता है। जब जब टैक्स या ट्रेड दिक्कत में होगा, तब तब आप देखना सेंट्रल पावर जरूर चेंज हो रही होगी या बदलाव के आसार जरूर होंगे। दूसरा फॉर्मूला, अगर किसी देश की सेंट्रल पावर कमजोर हो जाती है, मान लो भारत है और भारत की जो सेंट्रल पावर है ये कमजोर हो जाती है, तो इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, 2 प्रभाव होंगे। एक, आपका देश छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा, और दूसरा, आप पर कोई ना कोई बाहर से अटैक जरूर करेगा। अगर आप इन 2 फॉर्मूलाज को याद रखेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं बिल्कुल ब्रीफ में एक बार फिर दोहरा देता हूं। जब जब किसी भी देश की सेंट्रल पावर चेंज होगी, 2 फैक्टर्स तलाशिएगा जरूर, धर्म और पैसा। पैसा जो टैक्स और ट्रेड के रूप में सरकार के पास आता है। दूसरा, जब जब किसी देश की सेंट्रल पावर कमजोर हो जाएगी तो उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक, आपका देश छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, और दूसरा, आप पर बाहर से अटैक होगा। अगर आप इन 2 गोल्डन रूल्स को याद करते हैं तो चैप्टर को समझने में अब आपको आसानी होगी। चलिए, आपके चैप्टर की शुरुआत होती है जब चचा फ्रेडरिक सोरियू। अरे भाई, ये कौन थे? एक फ्रांस का कलाकार है। 1848 में ये एक चित्र बनाता है। चित्र जो बनाता है तो उसमें वो एक यूटोपियन समाज की कल्पना करता है। एक ऐसा यूटोपियन क्या होता है भाई? आदर्शवादी, मतलब जिसका होना मुमकिन ही नहीं है। एक ऐसी सोसाइटी जो एग्जिस्ट नहीं हो सकती। कैसे? मेरे याद है निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो उसके बाद रिपब्लिक टीवी पर एक लड़की का इंटरव्यू आता है। वो कहती है कि मैं रात को 2 बजे लौटूं या 3 बजे लौटूं ऑफिस से, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो मुझे मोलेस्ट करे। एंड शी वाज एब्सोल्युटली राइट।
किसी को भी ये अधिकार नहीं कि कोई किसी को, पुरुष को या महिला को, रात को 2 बजे 3 बजे वो चाहे तो घूम सकता है। लेकिन ये यूटोपियन सोसाइटी होगी, यानी कि अपराध मुक्त समाज एक यूटोपियन सोसाइटी है। आप कहें जी देश में गरीबी ना हो, यूटोपियन सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब अमीर हो जाएं, अगेन आप यूटोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसे आदर्शवादी समाज का खाका खींचा फ्रेडरिक सोरू ने 1848 में, जो फ्रांस का रहने वाला था। उसमें वो 2-3 चीजें दिखाता है। वो कहता है कि ये चित्र देख लीजिए आप, इसमें वो ये कह रहा है आपसे कि ये जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये तो स्वतंत्रता का प्रतीक है, फ्रीडम का प्रतीक है। आप जानते होंगे अमेरिका में 2 देश, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, इससे आगे निकल चुके हैं, यानी कि इनको तो जो नेशन स्टेट वाली अवधारणा है वो प्राप्त हो चुकी है। अब ये नेशन क्या है, स्टेट क्या है, ये मैं आपको सब बताऊंगा आगे, अभी बस समझ लो। और उसका जो खुद का देश है फ्रांस, वो यहाँ खड़ा हुआ है, और इसके पीछे पोलैंड हो, उसके पीछे आपकी जर्मनी हो, उसके पीछे आपका जो है लोम्बार्डी हो, वो सारे देशों के लोग जो है यहाँ चले आ रहे हैं। देवता जो है, फरिश्ते जो हैं, देवदूत वहां से फूल बरसा रहे हैं, बहुत खुश हैं वो इस चीज को देख के। वो ऐसा चित्र बनाता है। सोरू किन चीज़ों की बात कर रहा था, जो शब्द आए हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। यूटोपियन मैंने आपको बता दिया, एक ऐसी सोसाइटी जिसका एग्जिस्टेंस होना संभव नहीं है। बहुत ही आदर्शवादी समाज की कल्पना करना। आप मान लो एग्जाम देने जा रहे हैं और आप ये सोच के बैठ जाएं कि मेरी तैयारी नहीं हुई और कल एकदम भूकंप आएगा, तो आप यूटोपिया में जी रहे हैं। बाहर निकलिए, तैयारी करिए। तो पहला जो शब्द आया वो यूटोपियन मैंने बता दिया। फिर वो कह रहा है एब्सोल्यूटिस्ट। ये देखो, ये जो नीचे पड़े हैं ना, ये सारे ये क्राउन्स हैं, मुकुट, राज प्रतीकों के जो चिन्ह हैं, वो सब यहाँ ध्वस्त हुए पड़े हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है अत्यांतिक। सब कुछ कहते हैं ना भाई, एब्सोल्यूट पावर है उसके पास, सारी की सारी पावर अगर एक में होगी तो उसका क्या हो, उसके क्या क्या जो है आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। देखो, एक एब्सोल्यूट होने का मतलब है कि आपकी सेंट्रल पावर बहुत मजबूत होगी। आर्मी उसके लिए आपको बहुत ज्यादा, आपकी जो आर्मी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो क्या ऐसे में जनता को राइट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जनता को अधिकार या तो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कम मिलेंगे। सीधी सी बात है, एब्सोल्यूट है भाई किसी के पास। चाइना में है, देख लो आप, ना फेसबुक चल रहा, ना क्रोम चल रहा, ना कुछ भी चल रहा, तो एब्सोल्यूट तरह की गवर्नमेंट चला रहे हैं। आप कहेंगे नहीं, वहां तो चुनाव होते हैं, दिखावे के लिए होते हैं, उन्होंने अपना संविधान बदल लिया, अब वही रहेंगे शी जिनपिंग जब तक जी रहे हैं। ये एब्सोल्यूटिज्म होता है। अब कुछ और शब्द, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक की उसने कल्पना की थी। देखो, बहुत बड़ी बड़ी अवधारणाएं हैं, लेकिन जितना बारीकी से आप इनको समझ लेंगे उतना बढ़िया होगा आपके लिए आगे भी चलना। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है चुनना, सीधी सी बात है। डेमोक्रेसी का मतलब है चुनना, जैसा मैं और आप चुनते हैं अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ये डेमोक्रेसी है साधारण भाषा में। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब इक्वेलिटी भी आ जाना नहीं होता, हालांकि ये उसके लिए प्रयास जरूर करती है। अगर आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो आप डेमोक्रेसी में कदम रख चुके हैं। एक बात, सोशल रिपब्लिक, पहले रिपब्लिक को समझ लो। रिपब्लिक मोनार्की का बिल्कुल अपोजिट है। मोनार्की क्या होता है? राजा का बेटा राजा बनेगा, ये तो कहती है ना मोनार्की। बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्क राजा ही तो होते थे, मैंने जो कह दिया वही सही है। तो मोनार्क के बिल्कुल अपोजिट होगी आपकी रिपब्लिक। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तब आप कहते हैं कि क्या हो गए आप? रिपब्लिक, जिसे हिंदी में गणतंत्र कह देते हैं। तो कैसे बनेगा? जो आपका HOS है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो चुना जाएगा। अब आप देख लो, भारत डेमोक्रेटिक है, बिल्कुल है। भारत रिपब्लिक है, बिल्कुल है। भाई हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो चुनी जाती है या चुना जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब ब्रिटेन को देखो, डेमोक्रेसी है, वहां पर चुनाव होता है, प्रधानमंत्री भी बनता है, लेकिन सबसे ऊपर HOS कौन है? तो वहां पर क्वीन है या तो किंग है, इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। खैर, रिपब्लिक बात समझ में आई, डेमोक्रेटिक आई। अब बचा सोशल। देखो, सोशलिस्ट होना, समाजवादी होने का मतलब है जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी राज्य के संसाधन हैं, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब अगर किसी कंपनी की 200 रुपए आय है और उसमें 5 कर्मचारी काम करते हैं, तो ऐसा मानना है समाजवादियों का कि 40 रुपए मिलने चाहिए हर एक को। आप कहेंगे ये तो कुछ कम्युनिज्म से मिलती जुलती है, वही है। कम्युनिस्ट भी यही कहते हैं, बस फर्क है। कम्युनिस्ट कहते हैं इस लक्ष्य को पाने के लिए अगर किसी को गोली मारनी पड़े तो वो भी करो, क्रांति लानी पड़े तो क्रांति करो। क्रांति क्या होती है वैसे आगे बताऊंगा। और समाजवादी ये कहते हैं कि नहीं, ये तरीका सही नहीं है। समाजवाद में बंटवारा जरूर संसाधनों का बराबर का होता है, लेकिन उसके लिए गोली बंदूक का सहारा, क्रांति का सहारा हम नहीं लेते हैं। हम वोट का, हम चुनने का सहारा लेते हैं। राज्य रोल जरूर प्ले करता है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि के आधार पर। तो अब देख लो भारत को, भारत में सरकार चुनी जाती है। भारत की तो संविधान की जो ये है उद्देशिका है, आपकी जो प्रियम्बल है, उसमें भी सोशलिस्ट वर्ड डला हुआ है। तो हम भी सोशलिस्ट हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रतिनिधि चुनते हैं, और जो राज्य है वो इस तरह का बंटवारा करता है। कैसे करता है? तो अमीरों से वो क्या लेगा?
टैक्स लेगा और गरीबों को क्या दे देता है, तो वो सब्सिडी दे देता है। ये बहुत बेसिक से फॉर्मूले पे काम करता है। तो ये सारे वर्ड जो उस फोटो में दिखाए गए थे, जो इस पिक्चर में आए थे, ये मैंने आपको बता दिए। ऐसी कल्पना करता है कि एक दिन सारे जो स्टेट होंगे, सारे जो देश होंगे, ये अपना झंडा लिए होंगे, अपनी पहचान होगी, इनकी कॉमन आइडेंटिटी होगी। वो कॉमन आइडेंटिटी की कल्पना करता है कब? 1848 में, जब तक जर्मनी एक राज्य नहीं बना है। कैसे बना, यही हम अगले आने वाले हिस्से में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट, ये बार बार घूम के आएंगे, मैं इनको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो स्टेट को समझ लो। देखो, जो हमारा स्टेट होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक स्टेट अगर बड़े वाला लिखा हुआ है तो इसका मतलब पूरे देश की बात कर रहा है। स्टेट मतलब राज्य, देश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अगर एस बड़ा है। अगर एस छोटा बना हुआ होता है तो इस स्टेट का मतलब हो जाता है कि देश के किसी एक हिस्से की बात कर रहा है। जैसे बिहार भी स्टेट है, यूपी भी स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर भी एक स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश भी एक स्टेट है। लेकिन जब हम कहते हैं इंडियन स्टेट, तब वो एक राज्य की बात करता है जिसके 4 कंपोनेंट होते हैं। वो 4 कंपोनेंट क्या है भाई? सबसे पहले एक एरिया होगा ही होगा, क्षेत्रफल होगा, एरिया कह लो, लैंड कह लो, होगा ही होगा। दूसरा, पॉपुलेशन होगी ही होगी, जनसंख्या होगी ही होगी। तीसरा, गवर्नमेंट होगी ही होगी। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो कैसा होगा? तो सोवरेनिटी होगी, संप्रभुता होगी। ध्यान से समझिए, एक क्षेत्रफल होगा, जनसंख्या होगी, सरकार भी होगी। वो सरकार कैसी होगी? वो सोवरन होगी, संप्रभु होगी। ये क्या होता है जी? ये सोवरेनिटी का मतलब होता है अपना डिसीजन खुद लेने की पावर, यानी कि जो सारी पावर है वो स्टेट में निहित होगी। जैसे भारत में अगर आप देखोगे, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, बंगाल राज्य बहुत हैं, लेकिन सारे के सारे एक स्टेट के अंडर आते हैं, इंडियन स्टेट के अंडर आते हैं, सोवरन। और आसानी से समझो लो, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है, जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तब हमारे यहाँ एरिया था, बिल्कुल था। हमारे यहाँ पॉपुलेशन थी, बिल्कुल थी। हमारे यहाँ गवर्नमेंट थी, बिल्कुल थी। लेकिन क्या नहीं थी? वो गवर्नमेंट, उसके पास सोवरेनिटी नहीं थी। उनको हर बात में सबसे परमिशन लेनी पड़ती थी। कहाँ से? ब्रिटेन से। भैया कल को पाकिस्तान ने अटैक कर दिया मुझ पे, चाइना ने कर दिया, मैं पहले अमेरिका से परमिशन लूंगा क्या? नहीं लूंगा। ये मेरा इंटरनल मैटर है, मैं कुछ भी करूं। इसी को क्या कहते हैं? सोवरेनिटी। पॉलिटिकली पावर जो है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में समा जाए, तब हम कहते हैं कि भैया ये 4 कंपोनेंट मिला के क्या बन जाता है? तो स्टेट बन जाता है। अब इसमें भी 2 चीज आ गई हैं। मॉडर्न स्टेट, ये वाला कंसेप्ट यूरोप में था। यूरोप में था। कैसे था? क्या होते हैं मॉडर्न स्टेट के लक्षण? एक सेंट्रलाइज पावर होगी जो सोवरेन कंट्रोल करेगी एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी पे। देखो, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। आपका चैप्टर जरूर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये वाला शुरू होता है, लेकिन इसमें दिया हुआ ही नहीं है कि यार एक बात बताओ, यूरोप में ये सब कैसे शुरू हुआ? ये सोवरेन कंट्रोल, क्लियर डिफाइंड टेरिटरी, क्या सब ऐसे ही था ना? उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एक बहुत शानदार कहानी आपको सुनने को मिलेगी। देखो, ऐसा हुआ हमेशा से, मैंने कहा था ना, मनी और जो रिलीजन है उसको भूलना मत, धर्म को मत भूलना। हमेशा से लोगों में ये टकराव रहा कि जो राज्य है, राज्य मतलब मान लो एक निश्चित टेरिटरी तो आपने डिफाइन कर ली, अब इस पे कंट्रोल कौन करेगा? तो 2 लोगों के बीच टकराव रहा। एक यूरोप में चर्च के बीच रहा, चर्च वाले कहते थे, यानी कि पोप कहता था मैं हूं। दूसरी तरफ राजा किंग कह रहा है कि नहीं मैं हूं। अच्छा, चर्च किसका सहारा लेगा? धर्म का सहारा लेगा, रिलीजन का सहारा लेगा। और चर्च का कहता था कि जो बाइबल में लिखा हुआ है ना, उसको हम जैसा एक्सप्लेन करते हैं वही सही है। ये वाली जो विचारधारा है, ये वाली कहलाती थी कैथोलिक वाली। ईसाइयत में भी 2 हैं। देखो, ऐसा तो कोई धर्म नहीं है जो टूटा ना हो। आप जैन को देखोगे तो श्वेतांबर दिगंबर में टूट गया, आप बौद्ध को देखोगे हीनयान महायान में टूट गया, आप इस्लाम को देखोगे शिया सुन्नी में टूट गया। मतलब ऐसा कोई है ही नहीं धर्म जिसका विभाजन सेक्ट का हुआ ना हो। तो जो कैथोलिक एक ईसाइयत की जो विचारधारा है वो ये कहती है कि जो चर्च ने जो व्याख्या, जो एक्सप्लेनेशन दे दी वही सही है। दूसरे हुआ करते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट के नाम से ही आप समझ रहे होगे, सुधार चाहते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा क्यों माने कि चर्च ने जो कह दिया वही सही है? हमारे पास भी बाइबल की जानकारी है, जो सही है हम उसको सही कहेंगे। तो कैथोलिक वालों को चर्च का सपोर्ट मिला हुआ है और चर्च को कैथोलिक वालों का मिला हुआ है। और प्रोटेस्टेंट बदले में ये डिसाइड करना चाहते हैं कि भैया राज्य पे कंट्रोल कौन करेगा। इसको लेके 30 साल का युद्ध, 30 इयर्स वार और 80 इयर्स वार होते रहे यूरोप में। 1618 से लेकर अगर मैं देखूं तो 1618 से लेकर 1648 तक भयंकर लड़ाइयां हुई।
बात इतनी सी थी कि कैथोलिक होंगे कि प्रोटेस्टेंट होंगे, लेकिन बात रुकी नहीं, क्योंकि इसमें दूसरी देश की सेनाएं भी शामिल हो गई, जैसे स्पेन की भी शामिल हो गई, फ्रांस की भी शामिल हो गई, स्वीडन भी लड़ रहा है। बस ये डिसाइड करना है कि कंट्रोल कौन करेगा राज्य को। तब ये तय हुआ कि एक जगह बैठते हैं भाई, बात करते हैं। उस जगह का नाम था वेस्टफेलिया। ये सब आपकी किताब में नहीं है, मैं बता रहा हूं, इसके बिना समझे आगे बढ़ नहीं पाओगे। पीस ऑफ वेस्टफेलिया कहते हैं या ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहते हैं। उस समय ये जगह रोमन एम्पायर में पड़ती थी, आज तो आपको ये जर्मनी में दिखाई देगी। यहां पर मिल बांट के जब ये पीस ऑफ वेस्टफेलिया होती है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, यहां से तय होता है कि भाई अब एक काम करेंगे कि अब जो है एक एक स्टेट की, स्टेट मतलब राज्य की या कंट्री कह लो, चलो अभी वरना तो कंफ्यूज हो जाओगे, हर देश की एक सीमा तय कर लो। उस देश के भीतर जो भी कोई बंदा डिसीजन लेगा, वहां का जो राजा लेगा, वो उस पर लागू होगा, दूसरे उसका सम्मान करेंगे। ये एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन समझो। बांग्लादेश अपने देश में जो कर रहा है, जब तक हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं आ रहा, हम उसका सम्मान करेंगे। पहली बार क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी वहां से वेस्टफेलिया की संधि से यूरोप में आनी शुरू हुई, और एक मॉडर्न स्टेट की अवधारणा तो यूरोप में 1648 के आसपास जब वेस्टफेलिया की संधि हुई, यहां से निकलकर आई। लेकिन एक नेशन स्टेट क्या है? देखो, नेशन जो वर्ड है, स्टेट तो अभी आपको बता ही रहा हूं इतने से। नेशन का मतलब ज्यादातर होता है सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री, मेरा इतिहास, मेरी विरासत। भाई आप अगर आप भारत के रहने वाले तो आप कहेंगे कि गांधी जी ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने आपकी आज़ादी में भूमिका निभाई है, मैं कहूँगा मेरी में भी निभाई है। आप कहेंगे कि मेरे यहाँ वेद हुआ करते थे, मैं भी कहूँगा मेरे यहाँ वेद हुआ करते थे। आप कहेंगे बुद्धिज्म भारत से निकला है, मैं कहूँ बुद्धिज्म भारत से निकला है। हमारी विरासत, हमारा इतिहास, हमारी पहचान अगर कॉमन है, तब हम क्या बनाते हैं? नेशन बनाते हैं। और गहराई में ले जाकर समझा रहा हूँ, समझिए। महाराष्ट्र है, मराठी बोलते हैं लोग, वहाँ की लैंग्वेज हो गया, एक बहुत कॉमन फीचर है, तो वो आप कहेंगे जी उनका इतिहास है, तमिलनाडु वालों का, महाराष्ट्र का, गुजरातियों का, तो ये नेशन है, कायदे में ये नेशन है। समझना जरा, रुको अभी, हिलो मत। अंग्रेज तो यही कहते थे कि भाई ये नेशन है, लेकिन बंधे हुए किससे हैं? सब स्टेट से। उस स्टेट का नाम क्या है? इंडियन स्टेट। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास सोवरेनिटी है, अपना डिसीजन खुद लेने की क्षमता। स्टेट ने जो ले दिया वो नेशन के ऊपर भी लागू होगा। अंग्रेज यही तर्क दिया करते थे जब वो कहते थे भारत तो कोई देश ही नहीं है। देखो ना आप, मराठियों की अलग, बंगालियों की अलग, सबकी पहचान उनके हिसाब से नेशन स्टेट थे। अगर मैं कायदे में कहूं तो भारत जो है एक स्टेट नेशन है, स्टेट ऊपर है, नेशन अगर देखा जाए तो इनके हिसाब से छोटे छोटे भारत में बहुत सारे मिलेंगे। भाई भारत भी तो ऐसे ग्रुप है ना, तमिलनाडु वाले तमिल बोल रहे हैं, फिर आपके जो केरल वाले मलयालम बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश वाले तेलुगु बोल रहे हैं, मणिपुरी बोल रहा है, ओडिसी बोल रहा है। फिर हम रूल होते हैं सब एक स्टेट, एक सोवरन पावर से। तो हम नेशन स्टेट की बजाय हम क्या है? स्टेट नेशन है। मेरे विचार से मॉडर्न स्टेट जहां क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी है और वहां लोग रूल कर रहे हों, जो वेस्टफेलिया की संधि से यूरोप में आया। और नेशन स्टेट कैसे बने, जो अब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हरकत कहां से शुरू हुई ये वाली, ये शुरू होती है फ्रांस से। देखो, हिंदी में कहावत है, वो कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इस वाले केस में खरबूजा है हमारा फ्रांस। फ्रांस से ये कहानी शुरू होती है नेशन स्टेट बनने की, जिनकी कॉमन कल्चर आइडेंटिटी होंगी और जो एक ही राजा के द्वारा, एक ही सेंट्रल पावर के द्वारा गवर्न होंगी। फिर इस चैप्टर में फ्रांस हमारा खरबूजा हुआ। ये खरबूजे को देख के कौन से खरबूजे और रंग बदलेंगे? जर्मनी के बारे में हम पढ़ेंगे, इटली के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी और इटली और ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इन तीन की कहानी तो आपके चैप्टर में बड़ी बड़ी दी हुई है। पोलैंड थोड़ा छोटा दिया हुआ है, और ग्रीस, इनके बारे में हम बहुत छोटा छोटा पढ़ेंगे। समझ में आया? यानी कि नेशन स्टेट की जो अवधारणा है या नेशनलिज्म की जो अवधारणा है वो यूरोप में कैसे आती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फ्रांस ही वो खरबूजा है जिसको देख के सब रंग बदलेंगे। जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, इनकी तीन की कहानी बड़ी बड़ी पढ़ेंगे आपके इसमें। पोलैंड और ग्रीस को छोटा छोटा पढ़ना है। ये इस चैप्टर का सार मैंने आपको बता दिया है। अब आप कहेंगे कि जी जैसे आप देख लो, यहीं पे देख लो। अब आप अगर मैं कहूं पोलैंड का है तो आप कहेंगे ये रहा पोलैंड। फ्रांस का है तो टेरिटरी डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं आपको 1815 के आसपास का नक्शा दिखाऊं, देखिए ये रहा, आपको समझ, ऑस्ट्रियन एम्पायर तो पढ़ रहे हैं आप, लेकिन ये कहां जर्मनी में घुसा हुआ है, आधे जर्मनी वाले इसमें घुसे हुए, कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्लियरिटी नहीं है। ये सब कैसे आई? ये सब आई उस फीलिंग से जिसे आप कहते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग।
यार ये नेशनलिज्म भी समझ में नहीं आ रहा, अभी तो नहीं आ रहा, चलो आसानी से समझ लो। पहले इज्म को समझ लो। इज्म का मतलब होता है जब आप एक खास किस्म की थ्योरी को, डिस्टिंक्टिव किस्म की थ्योरी को जब आप सपोर्ट करते हैं, एक खास किस्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उठा लो, वो इज्म बन जाता है, हिंदी में वाद कह देते हैं। अब इसके आगे आप कुछ भी जोड़ लो, अगर आप नेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेशनलिज्म। अगर आप समाज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोशलिज्म। अगर आप कैपिटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटलिज्म। अब अगर सेक्युलर होने का दावा करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, सेक्युलरिज्म। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे नेशनलिज्म की, यानी कि नेशन की। और नेशन क्या होता है ये मैं आपको पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूं। नेशन का मतलब होता है सबसे ज्यादा जो कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी, वो भाषा को लेके हो सकती है, उनकी एक डिफाइंड टेरिटरी होगी, ठीक। ये सारी पहचान, साझा विरासत, साझा इतिहास मिलकर एक नेशन बनाता है। ये फीलिंग शुरू होती है फ्रांस से, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखो रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। अभी आंदोलन और क्रांति का फर्क समझो। जो हमारा आंदोलन है, जो मूवमेंट होता है, और जो हमारी रिवॉल्यूशन होती है, क्रांति, दोनों में फर्क होता है। मूवमेंट जो होगा, जैसे किसान आंदोलन भारत में शुरू हुआ, आपने देखा, वो एक खास किस्म की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे सरकार जो भी कानून लेकर आई है, जो कृषि कानून थे, उनको हटा दो। जब आप एक खास पॉलिटिकल या सामाजिक मुद्दे पे बात करते हैं और उसको हटाने भर से आप संतुष्ट हो जाएंगे, तब आप मूवमेंट, आंदोलन की बात करते हैं। गांधी जी हैं चंपारण में सत्याग्रह कर रहे हैं कि भैया वो जो तिनकठिया प्रथा है, जो टैक्स लगा दिया है किसानों पे, इसको हटाओ। तो आप क्या कहेंगे, वो मूवमेंट चला। रिवॉल्यूशन का मतलब है कि जब आप पॉलिटिकली पूरी की पूरी सत्ता बदलना चाहते हैं। तो फ्रांस में ये काम शुरू हुआ सत्ता बदलने का। सत्ता क्यों बदलना चाह रहे हैं भैया, अमीरों के हाथ में पावर थी, राजा हुआ करते थे एब्सोल्यूट, जनता मांग रही है उनसे अधिकार, वो कह रहे हैं काहे के अधिकार, तुम में लगने चाहिए जूते चार। तब ऐसे लोगों को हटाने के लिए ही फ्रांस में क्रांति हुई, जो हुई 1789 में। इसमें देखो क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी। फिर वही पॉलिटिकल पावर जो है, अपना डिसीजन जो लेने की क्षमता है, इसका ट्रांसफर हो गया। किससे हो गया भैया, मोनार्क, राजा से हो गया। और राजा से हटाकर किसको दे दिया, राजा से हटाकर आपने दे दिया टू द पीपल, लोगों को, जो फ्रांस के थे। आपने अपनी संविधान की उद्देशिका में पढ़ा है ना, वी द पीपल। तो यहां से पहली बार राजा ने अपनी पावर छोड़ी। राजी खुशी छोड़ दी क्या, नहीं, बहुत खून खराबा हुआ। बस एक बार गए, बटन दबाया और बदल की पावर, ऐसा भी नहीं हुआ है। लगातार कोशिशें होती रही, कभी राजा ऊपर, कभी जनता उसके पीछे, कभी जनता पीछे, कभी राजा नीचे। ऐसा ही चलता रहा, जब जाके 1789 में कम से कम मोनार्क ने कहा कि आप जो है, लोग अपना डिसीजन खुद लिया करेंगे। और फ्रांस वालों ने काम किया एक कॉमन आइडेंटिटी के लिए। हम एक अपनी कॉमन पहचान बनाएंगे। वो कॉमन पहचान क्या होगी, लापात्रे की फीलिंग, द फादरलैंड। जैसे हम भारत माता कहते हैं, ये अपनी जमीन को जो है फादरलैंड कहते हैं, लापात्रे उसी को बोला जाता है। ले सितोयन, सब के सब कॉमन नागरिक के नाम से जाने जाएंगे। नया फ्रांस का फ्लैग आया, ट्राई कलर वाला, रॉयल स्टैंडर्ड इससे पहले हुआ करता था, उसको हटा दिया गया। सारा का सारा प्रयास एक ही चीज के लिए हो रहा है, किसके, तो कॉमन आइडेंटिटी के लिए हो रहा है। इसके अलावा जो स्टेट जनरल थी वहां की, उसको भी हटा दिया जाता है। और क्या नाम कर दिया उसका, नेशनल असेंबली। क्या है ये स्टेट जनरल नेशनल असेंबली, आपके यहाँ पार्लियामेंट होती है, लोकसभा राज्यसभा, बस वैसे ही समझ लो। ऐसा ही स्टेट जनरल जो अब तक वहां डिसीजन लेता था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, नेशनल। देख रहे हो आ गया वर्ड, राष्ट्र, असेंबली। और इसको चुनाव कौन करेंगे, एक्टिव सिटीजन। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उसमें सब चुनाव करते हैं, सब वोट करते हैं जो 18+ होते हैं, ये तो है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। एक्टिव सिटीजन ये कौन हुआ करते थे, वो लोग जो टैक्स देने की कुवत रखते थे, हिम्मत रखते थे। महिलाओं को इनसे बाहर रखा जाता था। ये शुरू में देखो, अब आप कहोगे जी हाँ, शुरू में महिलाओं को अधिकार नहीं था, नहीं, बहुत बाद में इन्होंने हासिल किया। कैसे, वो भी आपको बताया जाएगा। नए नए स्तुति गान लिखे गए, शपथ ली जा रही हैं, शहीदों को जो है सम्मानित किया जा रहा है। किसके लिए, किसके नाम पे हो रहा है, सब नेशन के नाम पे हो रहा है, राष्ट्र के नाम पे हो रहा है। हम एक राष्ट्र बना रहे हैं। अच्छा जी, और क्या किया इन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एक सिस्टम काम करेगा, जैसे भी करेगा। जैसे मैंने अभी बताया, आरबीआई है, एक ही है, सुप्रीम कोर्ट है, एक है, चुनाव आयोग है, एक है, एक करेंसी, सब ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल, सबके लिए बराबर के नियम होंगे। अब से पहले नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे।
अमीरों को बहुत छूट मिलती थी, गरीबों पे ज़्यादा जो है टैक्स लगाया जाता था और गरीबों को ज़्यादा सजाई भी दी जाती थी। अगर आप अपनी मनुस्मृति में भी देखोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि हर वर्ण के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए अलग अलग किस्म के आपको जो है सजाओं का प्रावधान मिलेगा। तो अब क्या कर दिया, यूनिफॉर्म, सब कुछ एक कर दिया भैया। और देखो जो मैंने आपको 2 गोल्डन रूल बताए थे वो अब देखने को मिलेगा। मैंने कहा था ना व्यापार जरूर बाधित हो रहा होगा कहीं ना कहीं। देखो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटा दी गई। जितने भी, कोई भी कहीं खड़ा हो गया, राजा का एक सिपाही, एक कारिंदा, मैं राजा का सेनापति हूं, लाओ टैक्स दे के जाओ। अरे भैया मेरी क्या खता है, राजा को पता भी नहीं है, लोग मजे ले रहे हैं। सब कोई ऐसी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी अब। जीएसटी अपने यहाँ अब एक ही तो जीएसटी देना पड़ता है आपको, और इधर उधर के नहीं देने पड़ते ना, तो सेंट्रलाइज करना। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, आपके जो तोलने की जो पद्धति है, जो वेट हैं, जो बाट हैं, सबको एक बना दिया गया। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, अभी भी महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो केले दर्जन में नहीं मिलते हैं, केले किलो में मिलते हैं। ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स नहीं है, इसको बनाया गया फ्रांस में। फिर आप देखेंगे रीजनल डायलेक्ट्स, जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं थी उनको सबको हतोत्साहित किया गया। भाई एक ही भाषा बोला करेंगे, कौन सी बोला करेंगे, तो फ्रेंच। फ्रेंच भी कौन सी, तो वो जो पेरिस में बोली जाती है। और भाई साहब फ्रेंच बोलना उस समय बड़े सम्मान का प्रतीक माना जाता था। आप देखो जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं तो भारत का आदमी शराब पी लेगा तो वो अंग्रेजी बोलने लगता है, अंग्रेज आदमी शराब पीने लगता है तो वो फ्रेंच में बोलता है। इतनी रॉयल लैंग्वेज हुआ करती थी। और फ्रेंच भी कौन सी, जो केवल पेरिस में बोली जाती है। ये सारा सिस्टम हो रहा है ताकि हम एक कॉमन आइडेंटिटी ले लें, एक नेशन बना पाएं जो कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ काम करता हो। और जब फ्रांस ने 1789 में ऐसा कर लिया, तब फ्रांस की आर्मी ने कहा कि सुनो भाई, हमने तो कर ही लिया है, अब जो बाकी के देश हैं यूरोप के, ये हमारा मिशन है और ये हमारी गारंटी है। भगवान ने हमें इसीलिए चुना है कि हम और देशों को, जिसमें होलैंड है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, इनको भी हम स्वतंत्रता हम दिलवाएंगे। हमने तो ले ली है, हम तो नेशन बन चुके हैं, अब हम तुम्हें बनाएंगे। और 1790 में इनकी आर्मी जो है वो कहां चली जाती है, तो धीरे धीरे मूव करने लगी है। आर्मी ही मूव नहीं कर रही है, बेसिकली देखा जाए तो क्या मूव कर रहा है, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म मूव कर रहा है। राष्ट्रवाद का आइडिया अगले अगले देशों में चला जा रहा है। मतलब वो बनना चाहते। भैया एक बात बताओ, आज़ादी किसको बुरी लगती है? अगर महाराष्ट्र को ये कह दिया गया कि भाई ठीक है मराठी बोलने वाले यहाँ रहेंगे, तो गुजरात वाले कहेंगे ना कि मुझे भी चाहिए गुजराती बोलने वालों का अलग राज्य। और आज़ादी सबको चाहिए, बिल्कुल सबको चाहिए। ऐसा कोई कौम नहीं है, ऐसा कोई जाति नहीं जो आज़ादी ना चाहता हो। तो ऐसे में जब फ्रांस की आर्मी इन देशों में जाती है तो हल्ला कट जाता है। और ये कर कौन रहा था, ये काम कर रहा था नेपोलियन बोनापार्ट। कमाल का आदमी था, दोनों ही काम किए हैं, अच्छे भी किए हैं, बुरे भी किए हैं। अच्छे क्या किए वो भी बता दे रहा हूँ, खराब क्या किए हैं वो भी बता दे रहा हूँ। इसने सबसे पहले एक सिविल कोड बनाया 1804 में, इसको नेपोलियनिक कोड भी कह देते हैं। नेपोलियन ने बनाया था इसलिए उसी के नाम पे नाम पड़ गया। क्या क्या किया, कोई भी अधिकार अगर आपको जन्म के बेस पर मिल रहा है अब नहीं मिलेगा। मतलब जैसा होता था ना, राजा का बेटा राजा क्यों बन रहा है, क्योंकि वो जन्मा है भाई राजा के घर में। बस इसी में उसकी सबसे बड़ी जो थी उपलब्धि यही थी कि वो जन्मा है कुलीन परिवार में। उसने कहा ये बदतमीजी अब नहीं चलेगी, आपके भी उतने ही अधिकार हैं जितने किसी सामान्य नागरिक के हैं। एक चीज उसने क्या किया, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर होंगे। अभी जो फ्रांस में हुआ था वही अब हर उस क्षेत्र में लागू होने लगा जहां जहां नेपोलियन जीतने लगा। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हमारे यहाँ पे भी है, कानून बना दिया गया है, पर है तो ये देख रहे हो कब मिलने की बात चल रही है। ये 1804 में नेपोलियन लागू कर रहा है। फिर वो कह रहा है सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, प्रशासन करने के लिए जो क्षेत्र थे, जो देश था, उनको टेरिटरी को सिंप्लीफाई किया। मैंने तो अभी बताया था, एडमिन का जरूर ध्यान रखना। और क्या किया, एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है भैया, मिडीवियल यूरोप में ये एक अवधारणा थी। देखो इसमें होता क्या था, इसमें ऊपर हुआ करता था राजा। राजा अपनी जो जमीन है, जो किंग्स होते थे, राजा होते थे, वो अपनी जमीन दे देते थे नोबल को कि ठीक है भाई मुझे इतना टैक्स दे देना, ये जमीन तेरी हुई। नोबल इस जमीन को दिया करते थे नाइट्स, योद्धाओं को, और किसको, पीजेंट्स को, किसानों को दे दिया करते थे। और उनसे बदले में क्या मिलता था उनको, लॉयल्टी। अगर लड़ाई होती है तो मुझे आर्मी का सपोर्ट और लॉयल्टी मुझे आपको मिलनी चाहिए। इसी सिस्टम को हम फ्यूडल सिस्टम कहते थे। अब ये खत्म कर दिया, क्योंकि अब देख लो अपोजिट है। फ्यूडल सिस्टम में सेंट्रलाइज पावर नहीं होती थी, अब होने लगी है सेंट्रलाइज पावर नेपोलियन के कोड में। फिर
जो किसान थे उनको सर्फडम से और मैनोरियल ड्यूज से मुक्त करवा दिया। सर्फडम क्या है? बंधुआ मजदूरी, आसान भाषा में समझ लो। आपने देखा होगा आपके देश में भी कई बार अभी भी ईंट के भट्टों पे आपको बंधुआ मजदूर काम करते हुए मिल जाएंगे खूब बढ़िया तरीके से। बाप ने जो उधार लिया उसको बेटा चुका रहा है, फिर बेटा भी उसी के वहां काम कर रहा है जहां पिताजी काम किया करते थे, इसको खत्म कर दिया। मैनोरियल ड्यूज जो जमींदार आपसे दुनिया भर के टैक्स लिया करते थे अलग, सब हटा दिए नेपोलियन ने, तो ये अच्छे काम कर रहा है एक तरीके से। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड क्या हुआ करती थी? जो व्यापार करने की जो हमारी संस्थाएं होती थी एक तरीके से छोटी छोटी, जैसे सेबी है हमारे यहाँ, अभी सारा स्टॉक मार्केट हमारा रेगुलेट करती है, तो ऐसी गिल्ड जो है उसको सारा का सारा जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करती थी। उसमें जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस आती थी उन सबको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया गया। मैंने पहले ही बताया था दूसरे गोल्डन रूल में कि जब जब व्यापार पे आंच आएगी आपकी सेंट्रल पावर में तब्दीली देखने को मिलेगी, और जैसी सेंट्रल पावर चेंज होगी वो इन चीजों को हटाने का प्रयास करेगी, व्यापार को फ्री बनाने का, फ्री फ्लो करने का प्रयास करेगी, क्योंकि अंत में व्यापार से ही टैक्स मिलेगा जो राजा की आर्मी के काम आएगा। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था इसको इंप्रूव कर दिया गया, बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया। तो ये तो भाई बड़ी अच्छी बात थी। फिर तो पूरा यूरोप जय जयकारे लगा उठेगा। बिल्कुल लगा उठा। अरे जहां नेपोलियन जाता था वहां लोगों की बाँछें खिल जाती थी, भाई नेपोलियन आ रहा है, नेपोलियन आ रहा है, आजादी ला रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि कोई भी व्यवस्था चाहे वो कितनी ही शानदार शुरू में क्यों ना दिखाई दे, अंत में वो भी करप्ट होने के लिए अभिशापित है, कर्स्ड है। कैसे? जो नेपोलियन था उसने टारगेट बनाया कि इन्हीं देशों में थोड़ी, पूरे यूरोप में फैला के रख दूंगा अपना ये वाला साम्राज्य। और उसके लिए क्या जरूरी था? उसके लिए जरूरी थी आर्मी, बड़ी आर्मी। आर्मी की जरूरत तो पड़ेगी, और आर्मी चलती है किससे? पैसों से। और पैसा कहां से आता है? टैक्स से। इसलिए उसने टैक्स लगाना शुरू कर दिया और टैक्स बढ़ा दिया। मैंने फिर कहा है, जो मोनार्क थे उनको हटाने का भी एक बहुत बड़ा कारण टैक्सेशन सिस्टम ही रहा था, अब इसमें भी यही आ गया। दूसरा, सेंसरशिप लगा दी। केवल वो गाथाएं गाओ, वो कहानियां सुनाओ जो राजा की बड़ाई करती हो। अगर मेरे खिलाफ कुछ भी लिखोगे मैं उसे बैन कर दूंगा, चाहे वो आपका नाटक हो, कविता हो, गीत हो, या कुछ भी चीज हो। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कह देते हैं सेंसरशिप। प्रेस पे सेंसरशिप लगाना आपने सुना होगा, इमरजेंसी के दौरान लगा दी गई थी। अखबार, पत्र, पत्रिकाएं, नाटक, कुछ भी अगर सरकार की आलोचना होती है सरकार उसको बैन कर देती है। और तीसरा, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन। फोर्स मतलब जबरदस्ती लोगों को आर्मी में शामिल किया जाने लगा। क्यों? आर्मी बड़ी होगी तभी ना मैं पूरे यूरोप को जीत पाऊंगा। अब मेरी मर्जी नहीं है भाई, मैं नहीं लड़ना चाह रहा, नहीं तुझे लड़ना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नेपोलियन की सेना कह रही है, नहीं तो जबरदस्ती पकड़ के ले जाएंगी। तो इस तरीके से नेपोलियन ने जो था ये सारी चीजें शुरू कर दी, और अंत में नेपोलियन भी वैसा ही प्रतीक बन गया कहीं ना कहीं देखा जाए तो। एक तरीके से डेमोक्रेसी को तो इसने थोड़ा सा जो है पीछे धकेलने का काम किया, और जो मोनार्की सिस्टम था कहीं ना कहीं वापस उन्हीं चीजों की तरफ ये जाने लगा। तो 1815 में जब वाटरलू के युद्ध में ये हारेगा, उसके बाद क्या नेपोलियन वापस उठ खड़ा होगा? क्या यूरोप के अन्य देश नेशनलिज्म को इसी तरीके से स्वीकार कर लेंगे? क्या जर्मनी और इटली में नेशनलिज्म की जो भावना थी वो वैसे ही आई जैसी फ्रांस में आई थी? इन सब सवालों का जवाब जो है हम अपनी इससे अगले वाली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।